आज का टॉपिक है रियल ऑप्शंस जो कि थ्योरेटिकल है although there are numericals related to real options, but we will not go to the numerical sections. We will just talk about the theoretical concepts of the real option. रियल ऑप्शन को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है कि पहले हम समझ लें कि ऑप्शंस दो टाइप्स के होते हैं। एक हैं फाइनेंशियल ऑप्शंस। फाइनेंशियल ऑप्शंस किसी न किसी फाइनेंशियल एसेट पे बेस कर रहे होते हैं, जैसे शेयर्स हो सकते हैं या आपके बॉन्ड्स हो सकते हैं, क्योंकि इनकी नेचर फाइनेंशियल है। दे दीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। इनकी कोई रियल वैल्यू या आप कह लें इनकी कोई फिज़िकल शेप नहीं होती। दे आर नॉट फिज़िकल एसेट, दे आर द फाइनेंशियल ऑप्शंस। जैसे कि फ्यूचर्स होते हैं। अभी जो है हमने ऑयल के फ्यूचर के बारे में सुना था कि वो नेगेटिव हो गया था, तो वो फाइनेंशियल ऑप्शंस है। या इसके अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं या कुछ स्वैप्स होते हैं। तो आप में से जो लोग फाइनेंस के मेजर को आगे लेके चलेंगे तो वो डेरिवेटिव्स का एक कोर्स पढ़ेंगे जिसके अंदर ये सारे ऑप्शंस आप देखेंगे। सेकंड जो कैटेगरी है ऑप्शंस की वो है रियल ऑप्शंस की। फाइनेंशियल ऑप्शंस की हमने बात की कि फाइनेंशियल एसेट्स पे बेस कर रहे होते हैं, जैसे शेयर्स है या बॉन्ड्स है। रियल ऑप्शंस हम रियल एसेट्स पे बेस कर रहे होते हैं। रियल या हम इसको फिजिकल कह सकते हैं, जैसा कि ये लैंड है, बिजनेस है, टोटल ऑल कंपनी या फर्म है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन फाइनेंशियल ऑप्शंस एंड रियल ऑप्शंस। प्रोजेक्ट की एवेल्यूएशन करते हैं हम जब, या हम जो कैश फ्लोज हैं उनकी एस्टिमेशन करते हैं और उसके बाद ये डिसीजन ले लेते हैं कि क्या इस प्रोजेक्ट को हमने करना है या नहीं करना। ठीक है, ये सारा जो प्रोसेस होता है ये हमारा प्रिडिक्शंस पे बेस कर रहा होता है, ये हमारा सारी एस्टिमेशंस होती हैं, ये रियल डेटा नहीं होता। लेकिन जब रियलिटी में हमने अगर ये चूज़ कर लिया कि हमने इस प्रोजेक्ट को फाइनली एक्सेप्ट करने के बाद जो है इम्प्लीमेंट कर देना है, तो उसके बाद हमें रियल सिनेरियो का पता चलता है। उस सिनेरियो में हो सकता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो हमारी एस्टिमेशन थी उनके करीब हो, या हो सकता है कि उनसे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो हमारी एस्टिमेशन की निस्बत। लेकिन ये भी हो सकता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारी एस्टिमेशन के बिल्कुल ही अपोजिट साइड पे जा रहा हो, और जो हमने एस्टिमेशन की है कैश फ्लोज की उनका शायद हम 50% भी रियलाइज़ ना कर सक रहे हो, और प्रोजेक्ट जो है वो हैवी लॉसेस जनरेट कर रहा हो। तो ऐसी सूरत में हमारे पास क्या ऑप्शन है कि एक प्रोजेक्ट है जिसकी लाइफ थी 10 years, लेकिन आफ्टर 2 years ही हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि ये प्रोजेक्ट जो है जो हमने प्लानिंग की थी उसके मुताबिक नहीं चल सकता, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा लॉसेस क्रिएट करेगा। तो इस सूरत में हमारे पास क्या चॉइसेस हैं कि शुड वी continue the project for the next 10 years even though we know that it will create a lot of losses, or we should stop that project। ठीक है, तो क्या इस तरह के ऑप्शंस कोई हमारे पास हैं? तो ये जो सारा सिनेरियो है, इस किस्म के लॉसेस को अवॉइड करने के लिए कंपनीज जो हैं वो ऑप्शंस को इंक्लूड करवाती हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर।
जब हम कोई नया ऑप्शन इंक्लूड करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर तो उसकी हमें कोई ना कोई कॉस्ट देना पड़ती है कि वो ऑप्शन जो है हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। कोई भी बेनिफिट लेने के लिए हमें उसकी कॉस्ट पे करना पड़ेगी। ठीक है, सिंपल रूल है, देयर इज़ नो फ्री लंच। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट लॉसेस जनरेट करे तो हम इस प्रोजेक्ट को बंद कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ वी वांट दैट काइंड ऑफ ऑप्शन वी नीड टू पे सम कॉस्ट टू गेट दैट ऑप्शन। तो इस किस्म के ऑप्शंस जो हैं इनकी डिस्कशन हम करेंगे इन द टॉपिक ऑफ रियल ऑप्शंस। ठीक है, real options exist when managers can influence the size and risk of the project's cash flows by taking different actions। कि जब आपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसके बाद प्रोजेक्ट जो है वो कैसे परफॉर्म करेगा ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मैनेजर्स के डिसीजंस पे। ठीक है, क्योंकि मैनेजर्स जो हैं वो कंपनी के डिफरेंट डिसीजन ले सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं और कंपनी की फ्यूचर है उसको डिटर्मिन कर सकते हैं। दे आर रेफर्ड to as real options because they deal with the real as opposed to financial assets। real options का एक और नाम है managerial options because they are dependent on the managerial discretion। Alert managers always look for real options in the projects. Smart managers try to create real options. Sometimes they are also called strategic options because they often deal with strategic issues. Finally, they are also called embedded options because they are part of the project। ऑप्शंस की, रियल ऑप्शंस की डिफरेंट टाइप्स हैं। नंबर वन, इन्वेस्टमेंट टाइमिंग की ऑप्शन कि इफ़ वी वांट टू इन्वेस्ट or not, we want to delay the investment, so we want some time to invest in the project। these kind of options are called investment options। आप के पास एक डेटा है, एक प्रपोज़ल है, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, लेकिन आप उसमें फ़ौरन इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आप कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं टू मेक श्योर दैट यू डोंट मेक लॉसेस इन द फ्यूचर। तो मज़ीद जो टाइम आप ले रहे हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ये टाइमिंग का ऑप्शन है बिकॉज यू आर डिलेइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ग्रोथ ऑप्शन, फ्यूचर में हो सकता है कि आपकी कंपनी जो है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हो और आप उसको ग्रो करना चाह रहे हो, तो आपने जो स्टार्ट में डिसाइड किया था, आप स्टार्ट में प्रोजेक्ट के अंदर ये क्लॉज इंक्लूड कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है और हमारी ये प्रोडक्ट्स जो है ये सक्सेसफुल हो जाती हैं तो हम वी वांट सम लिबर्टी टू इंट्रोड्यूस सम न्यू प्रोडक्ट, तो आपको इस किस्म के ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है। अबैंडनमेंट ऑप्शंस, अगर फ्यूचर में प्रोजेक्ट जो है आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो लॉसेस क्रिएट कर रहा है, तो देन दिस काइंड ऑफ ऑप्शन कैन हेल्प यू टू स्टॉप योर बिजनेस। फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस, आप अपने बिजनेस को इस तरह इस्टेब्लिश करते हैं कि अगर आपको अपनी लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना पड़े, प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करके कोई नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना पड़े, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। यू वांट सम फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव बिटवीन प्रोडक्ट्स, टू मूव बिटवीन बिजनेसेस। हम इनको सेपरेटली चेक करते हैं कि ये क्या होते हैं। इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर हमने बात की टाइमिंग, वी वांट सम टाइम, वी वांट टू डिले द डिसीजन अनटिल लेटर। लेकिन आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी।
हो सकता है कि आप के सामने एक अपॉर्चुनिटी हो और आप उस इन्वेस्टमेंट में डिले कर रहे हो, और जो आप डिले करेंगे उसके दौरान कोई और इन्वेस्टर जो है वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर ले। और अगर कोई और इन्वेस्टर जो कि शायद आपसे भी बड़ा इन्वेस्टर है, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेगा, तो आपके लिए एंट्री बहुत मुश्किल हो जाएगी। देयर विल बी नो स्पेस फॉर यू। तो इस किस्म के ऑप्शन को लेते हुए कंपनीज को केयरफुली ये सोचना पड़ता है कि हाउ लेट, हाउ मच डिले दे वांट, विल देयर बी एनी अदर इन्वेस्टर। लेकिन अगर तो आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि किसी और के पास नहीं है, देन यू कैन डिले, बिकॉज no one can replicate you, because nobody knows this technology, so nobody will enter the market. If you have patents, you have license, you have some barriers to entry, then in these kind of cases investment timing options can be very useful. But if you have some normal product which anyone can make and sell, then maybe this kind of option is not good. Growth options. Growth option allows a company to increase its capacity if the market conditions are better than expected. इसमें एग्जांपल लें कि आपने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई है, आप शायद सोप की प्रोडक्ट है, और आप उसको सेल सिर्फ करना चाहते हैं इस्लामाबाद में। 2 साल के बाद आपको अंदाज़ा हुआ है कि आपकी सोप की प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है, तो आप उसको अब एक्सपेंड करना चाहते हैं इस्लामाबाद से रावलपिंडी एंड होल पाकिस्तान। maybe overseas. So you want that kind of freedom to grow. ठीक है, सिमिलरली आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सोप की बजाय आप मे बी टूथपेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, मे बी टीवी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो यू वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ ग्रोथ ऑप्शंस। अबैंडनमेंट ऑप्शन की बात की हमने कि फ्यूचर में अगर प्रोडक्ट आपका प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं चलती, तो आप फ्रीडम चाहते हैं कि आप उसको स्टॉप कर दें। या तो आप अपनी कैपेसिटी को रिड्यूस कर दें, टेम्परेरीली सस्पेंड कर दें, या टोटली स्टॉप कर दें। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ ऑप्शन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस। आप अपने प्लांट को इस तरह इस्टेब्लिश करते हैं कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है BMW की। BMW ने एक साउथ कैरोलिना में प्लांट लगाया स्पोर्ट्स कूप्स का, ठीक है। लेकिन अगर वो ये प्लांट सिर्फ इस प्रोडक्ट के लिए लगाते हैं तो वो काफ़ी चीप है। लेकिन उन्होंने सोचा कि फ्यूचर में हो सकता है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड ना हो, तो हम अपने प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाते हैं ताकि हम स्पोर्ट्स कूप्स के अलावा भी कोई और प्रोडक्ट जो है वो बना सकें फ्यूचर में, इफ़ देयर इज़ अ नीड। तो उन्होंने अपने प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाया, और प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा फंड्स जो हैं वो स्पेंड करने पड़े। और फ्यूचर में यही हुआ कि जो ये प्रोडक्ट थी उनकी स्पोर्ट्स कूप्स, उसकी डिमांड जो है वो काफ़ी कम हो गई, और उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू करके हॉट सेलिंग SUVs जो हैं उनको बनाना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं थोड़ी सी कि इन ऑप्शंस को वैल्यू कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस चीज़ में जितने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती है।
अगर आप एग्ज़ाम्पल लें कार इंडस्ट्री की, तो कार इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हमेशा अपने कार्स जो हैं उनके अंदर डिफरेंट मॉडल्स निकालती हैं। हर मॉडल्स के अंदर डिफरेंट रेंज ऑफ फंक्शंस होती है। जिस कार के अंदर या जिस मॉडल के अंदर जो फुल ऑप्शन मॉडल होता है उसके अंदर मैक्सिमम ऑप्शंस होते हैं और उसकी वैल्यू हाईएस्ट होती है, और जो लोवेस्ट ऑप्शंस वाली कार होती है उसकी वैल्यू कम होती है। इसी तरह प्रोजेक्ट भी है। तो अगर तो प्रोजेक्ट के अंदर जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे उतनी ही उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जितने कम ऑप्शंस होंगे उतनी ही उसकी वैल्यू कम होगी। तो फर्स्ट तो ये है कि हमें प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उनको रिकॉग्नाइज करें, ठीक है, दैट दे एग्जिस्ट। सेकंड ये है कि जो ऑप्शंस है वो उसकी लाइफ कितनी है और उसका रिस्क कितना है। जितनी ज़्यादा उसकी लाइफ होगी और जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा वो वैल्यूएबल होगा। थर्ड ये है कि आप अपने रियल ऑप्शंस को मॉडल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या होता है? डिसीजन ट्री shows how different decisions during a project's life can affect its value. मसलन अगर हम जो है एक प्रोजेक्ट की एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आज उसकी वैल्यू है यहाँ पे 0, उसके बाद दो चीज़ें, यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर हम एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 500। अगर हम न्यू प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाते तो उसकी वैल्यू जो है वो -100। और उसके बाद ये है हमारे पास ईयर 3 का डाटा। ईयर 3 के बाद नेक्स्ट हमारे पास फिर दो ऑप्शन हैं कि हम कोई नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी या नई प्रोडक्ट लेके आएँ। अगर लेके आएंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर नहीं लाएंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। उसके बाद फिर सेम इस किस्म का डिसीजन पैटर्न या एक जो मॉडल है उसको हम कहते हैं ये डिसीजन ट्री, जो कि आप जिस टाइप के डिसीजन लेते जाएंगे उसी टाइप की जो फर्म की परफॉर्मेंस है वो होती जाएगी।